ल्यो सा तीसरी कक्षा अपन आज शुरू करा। इससे पहले अपन ने दो क्लासेस ली हैं। उनमें अपन ने वो बेसिक चीजें देखी हैं जो जनरली बाकी सारे चैप्टर्स में आएंगी, और हर बार उनको एक्सप्लेन करना और समझना ये थोड़ा अलग रहेगा और अपने को याद भी नहीं होगा। इसलिए क्या है कि ये डेफिनेशन में भी एक जैसी लगती हैं, तो अपन ने अलग से दो क्लास पहले ही ले ली। तो एक बार इनको समराइज कर लेते हैं, ताकि और आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, वो भी ऐसे ही बनाया करो, क्योंकि आपको सिर्फ रिकॉल करना है, वापिस एक बार देखना है। शॉर्ट नोट्स में भी बड़े बड़े बना लोगे तो फिर मेन नोट्स और उनमें क्या फर्क पड़ा? तो कोई खास फर्क है नहीं, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। बाकी मौज मस्ती चालू रहनी चाहिए, कर्मण्य बाद धिकार रस्ते काम करो। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले जो देखा था वो ये था, एनर्जी, ऊर्जा, वर्क, कार्य। उसके बाद में फोर्स, बल। फिर अपन ने देखा था थ्रस्ट, प्रणोद। और अपन ने देखा था प्रेशर, यानी कि दाब। ये कुछ एक चीजें अपन ने देखी थी। तो एनर्जी का तो अपन ने कहा था कि भाई ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। उसके बाद में देखा था कार्य। तो कार्य क्या चीज थी? कार्य था कि भैया आप कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको जब धक्का देते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। उस ट्रांसफर हुई हुई ऊर्जा को अपन कहते हैं कि भैया इतना काम हुआ। तो एक्चुअली है तो दोनों ऊर्जा ही। तो इनका मात्रक अपन ने देखा था जूल है। फिर अपन ने देखा था बल। किसी भी वस्तु को धक्का दो या खींचो, उस चीज को अपन कह देते हैं बल। तो इसका मात्रक अपन ने देखा था न्यूटन है। और साथ में अपन ने कहा था कि ये सदिश है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर अपन ने देखा था कि थ्रस्ट। थ्रस्ट यानी कि प्रणोद। और एक था प्रेशर। दोनों एक जैसे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। होता क्या है, कोई सतह है, कोई सतह है, उस पे जो लंबवत बल पड़ रहा है, उन दोनों का ही नाप है, ये है। अब फर्क क्या है कि जो टोटल बल पड़ा है लंबवत, उसको तो कहेंगे प्रणोद यानी थ्रस्ट। और जो लंबवत बल इकाई एरिया पे पड़ रहा है, पर यूनिट, जो प्रणोद है, उसी को अपन कहेंगे दाब, यानी कि प्रेशर। तो इतना अपन ने देखा था पहली क्लास में। फिर अपन ने दूसरी क्लास में ये देख लिया था कि भैया ये जो वेक्टर है, यानी कि सदिश। और दूसरा अपन ने देखा था स्केलर, ये क्या चीज है। और साथ में अपन ने ये देख लिया था कि यूनिट्स क्या है, यानी कि इकाई। नापते हैं तो किसी चीज को नापोगे तो वो कैसे नापेंगे, क्या उनकी यूनिट रहेगी। तो वेक्टर यानी सदिश देखा था। तो अपन ने ये कहा था कि ऐसी चीजें जिनके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन देना भी जरूरी। एग्जाम्पल में अपन ने बहुत सारे देखे थे, उनमें से एक था फोर्स। दूसरा अपन ने देखा था स्केलर यानी कि अदिश। अदिश वो चीजें हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, दिशा देने की कोई जरूरत नहीं। फिर अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखा था गति। उसके बाद में अपन ने देखा था यूनिट्स यानी कि इकाई, नापना। आप किसी चीज को नापोगे तो फिर उसकी इकाई भी तो बताओगे, जैसे किलोग्राम, मीटर। तो ये सारी इकाइयां ये अपन ने देखी थी। लेकिन फिर अपन ने यूनिट्स को देखा था, तो अपन ने देखा था कि सबके अलग अलग सिस्टम है, एक टाइम पे थे। फिर एक चौथा सिस्टम इन लोगों ने कहा कि अपन सब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग यूनिट्स क्यों रखें, तो एक इन्होंने बना दिया। वो चार सिस्टम अपन ने देखे थे, एक था सीजीएस, एक आपने देखा था एफपीएस, एक आपने देखा था एमकेएस, और एक अपन ने बात की थी एसआई, जो कि लास्ट में मिल मिला के पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज की सारे के सारे इसी में चीजें अपन लिखेंगे। अब अपन ने एसआई को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था। तो एसआई में अपन ने तीन चीजों में इसको डिवाइड कर दिया था यूनिट्स को। वो तीन क्या थी? एक तो थी फंडामेंटल यूनिट्स, मूलभूत या बेस यूनिट्स। फिर अपन ने दूसरा देखा था कि भाई जो आपकी कुछ एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, दो, जो बेस में भी नहीं आ रही। तीसरा अपन ने देखा था डेराइव्ड यूनिट्स, यानी कि व्युत्पन्न।
जो कि इन फंडामेंटल यूनिट से मिलके एक और बन जाएगी, वो अपन ने कहा था कि डेराइव्ड है। तो फंडामेंटल अपन ने देखी थी 7, सप्लीमेंट्री यूनिट देखी थी 2, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट वो यूनिट है जो कि इनसे डेराइव नहीं हो रही है फंडामेंटल से, तो ये एक अलग से अपन ने 2 देख ली थी। अब ये डेराइव्ड वो सारी यूनिट्स हैं जो इन 7 से बन रही, इन 7 के अलावा जो भी यूनिट अपन देखते हैं वो इसी से बनती है, फंडामेंटल से, ये अपन ने देखा था। और वो 7 यूनिट रटना भी अपन ने देखा था कि कैसे रटेंगे। वो अपन ने लिखा था कि भैया काम से कैसी मौत, मतलब क्या क्वाड़स है, काम कैरी मौत आनी, काम से कैसी मौत। तो ये के अपन ने कहा था किलोग्राम है, ये एम्पियर है, ये मीटर है, ये सेकंड है। फिर अपन ने कहा था केसी में केल्विन आ गया, सी से कैंडला आ गया, और मौत को अपन ने कहा था कि ये मोल है। तो अपने को जब भी शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो बस खत्म। अब ये जो अपन ने दोनों क्लासें देखी हैं करीबन 1 घंटा 45-48 मिनट की हैं, वो इतने से में खत्म हो जाती हैं। तो शॉर्ट नोट्स इतने काफी। अब अपन बात करते हैं आज से क्या करेंगे। तो ये 2 तो बेसिक चीजें थी। अब अपन जो है फिजिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, चैप्टर वाइज जो सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, फिर अपन ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म है, एनआरआई, एमआरआई, ये सारी चीजें। तो अपन सिलेबस वाइज चलेंगे। तो आज पहले चैप्टर पे बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो आज अपन क्या क्या देखेंगे, वो तीसरी चीज ये है आज में कि अपन ये देखेंगे फिजिक्स क्या है, यानी कि भौतिक विज्ञान क्या चीज है। भौतिक विज्ञान एक्चुअली क्या है कि द्रव्य यानी कि मैटर, कोई भी चीज, कोई भी चीज, वो सब मैटर ही है। इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे अपन, लेकिन शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बता रहा हूं अभी। अपन देखेंगे द्रव्य क्या है, फिर अपन देखेंगे कि भैया एनर्जी क्या है। और ये दोनों इसलिए देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, द्रव्य और ऊर्जा, एनर्जी, इन दोनों का इंटरेक्शन है, इन दोनों का अंतः क्रिया है। यानी कि तू मैं इनकी, ये आपस में क्या बकवास कर रहे हैं, इसको इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये जो इंटरेक्शन होता है इसको अपन कहते हैं फिजिक्स। इतना ही है। फिर अपन एनर्जी को देखेंगे तो अपन 2 चीजें देखेंगे, जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लॉ है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। और दूसरा अपन देखेंगे एनर्जी मास इक्विवेलेंस थ्योरम, एनर्जी मास इक्विवेलेंस जो थ्योरम है, यानी कि ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता या तुल्यता, ये 2 चीजें अपन देखेंगे। और आज की क्लास आप देखोगे तो वो आपको लगेगा ही नहीं कि अपन पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां जो अपन ने सुनी है, लेकिन अपन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। असल में अपने जो भी पौराणिक चीजें हैं अगर ढंग से देखे ना, तो शास्त्रों में, पुराणों में जो कुछ लिखा है वो एक्चुअली साइंस है। आप देखना, अपन रिलेट करेंगे आपको खुद को लगेगा। और उससे पहले 1-2 चीजें और हैं, जैसे डिस्टेंस को नापने की अपन ने यूनिट्स देखी थी, मीटर था, किलोमीटर था, सेंटीमीटर। लेकिन अब आप यहां से सूरज को नापो तो वो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो इसलिए कुछ एक यूनिट्स और हैं डिस्टेंस नापने की, इकाइयां, वो देख लेंगे। 2-3 है, कोई बड़ी चीज है नहीं। और दूसरा अपन ये देख लेंगे कि भाई कोई बहुत बड़ा अंक है, उसको छोटे में कैसे लिखना है। जैसे एग्जांपल है कि भाई 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो यहां लगे में। अब हर बार इतना लंबा लंबा आप लिखो, तो इससे अच्छा अपन ये भी तो लिख सकते हैं 15 × 10⁶। लेकिन इस चीज को बोलेंगे क्या, जो ये 10 का एक्सपोनेंट है, यानी कि 10 की जो घात आ रही है, इनको क्या क्या बोलेंगे, बस इतना सा है आज का। तो ये पहला चैप्टर यहां जाके खत्म होता है। तो चलो देखो अपन शुरू करते हैं। तो ये वो कुछ एक यूनिट्स हैं डिस्टेंस नापने की। सबसे पहले है 1 AU, यानी कि खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
अब 1 AU कितना होता है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसको अपन बोलते हैं 1 AU, जो कि है 15 करोड़ किलोमीटर। अब देखो, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा या चौपाई कई बार सुनी होगी, और तुलसीदास जी के हिसाब से वो चौपाई अगर आप सुनो तो एक लाइन आती, जुग सहस्त्र पर योजन भानु, लिल्योताहि मधुर फल जान। लेकिन इस चीज को कभी गौर नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जुग का मतलब होता है 12,000 वर्ष, यानी कि 12,000। सहस्त्र का मतलब होता है 1000। योजन का मतलब होता है 8 माइल। अगर आप इन तीनों को गुणा करते हो ना, तो ये करीबन करीबन 15 करोड़ किलोमीटर निकलता है। 14 पॉइंट समथिंग करोड़ किलोमीटर ये निकलता है। लेकिन अपन ने कभी इस चीज को देखा ही नहीं। अब अगर इसको आप दूसरे लॉजिक से सोचो, तो आज से आज तक धरती से पृथ्वी तक जाने वाला कौन है? अपन तो कहते हैं ना, हनुमान जी ने उनको मुंह में ले लिया था सूर्य को। तो पहले एस्ट्रोनॉट है हनुमान जी। तो अपने को याद रखना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब हनुमान जी। धरती से सूर्य पहले वही थे। और वो है 15 करोड़। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानी। अब एक आता है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब ये है कि एक साल में, मतलब ईयर, एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है। अपने को ये तो पता है कि एक सेकंड में कितनी चलती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो एक साल में कितनी चलेगी, उसको अपन बोलते हैं 1 लाइट ईयर, जो कि है 9.46 ट्रिलियन। अब ये ट्रिलियन कितना होता है ये भी देख लेंगे, है ना। रटने का इतना नहीं है इसमें, ये बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आंकड़े। अपने को ये पता होना चाहिए 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है। तो एस्ट्रोनॉमिकल हनुमान जी से याद रख लेना, पहले एस्ट्रोनॉट सूरज तक के। लाइट ईयर से समझ ही आ जाएगा लाइट एक साल में कितना चल रही है। फिर एक आता है पार से, उसको दिखाते हैं पीसी से। ऐसे ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, पर थोड़ा सा अपने को ना पता रहे, कभी कहीं कोई चीज आ जाए। तो ये होती है 3.26 लाइट ईयर। अब मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, वो आप देख लो। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हनुमान जी वाली वो चौपाई है। उसके बाद में अपन वो देखेंगे कि भाई वो 10 की पावर में कुछ आता है तो उनको क्या कहते हैं। इनमें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, जो अपने इन जनरल यूज होते हैं। और बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, याद हुए तो ठीक, नहीं तो बाकी इन जनरल आपको पता है। इनमें सबसे पहला है डेका। डेका मतलब 10 की पावर 1। कहीं पे भी, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ 20, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 × 10 की पावर 1। तो यानी कि 20 का मतलब हो गया 2 डेका। अब इसको थोड़ा सा याद करने का एक सोचो तो यही है कि 10 मीटर तक तो अपन देख लेंगे, 10 मीटर तक देखा, उससे ऊपर का फिर देखा जाएगा नहीं। तो वो है हेक्टो। 10 के बाद में आए तो फिर वही है कि कितो है वो, हेक्तो। तो वो हो गया 10 की पावर 2। जैसे कि 200, तो अपन लिखेंगे 2 × 10 की पावर 2। तो 2 हेक्टो। फिर देखो, ये किलो आपको पता है, अपने को पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 10 की पावर 3। अपने को मेगा भी पता है। इन जनरली आपको पता है, आप जब इंटरनेट या कंप्यूटर देखते हो तो आप कहते हो स्पीड कितनी आ रही है, 1 MBPS। वो एम मेगा है। मेगा का मतलब 6, 10 की पावर। फिर गीगा आपको पता है, 1 GBPS भी आती है स्पीड। वो हो गया 10 की पावर 9। तेरह, 10 की पावर 12। अब जितने इनमें से याद हो ठीक है, बाकी इन जनरली अपने यहाँ तक काम हो जाता है। लास्ट में जब रोना आ जाए ना, RONN, वहां तक के देख लेना, बाकी रटना है नहीं। यहाँ तक के अपने को बहुत इजीली समझ आते हैं, इतना काफी। और कोई बहुत ज्यादा इनका वो है नहीं।
अब इनको अगर तुम पैटर्न देखो तो 1 2 3 तक तो है, फिर देखो हर कोई 3 3 के डिफरेंस पे, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ठीक है। फिर यही जैसे पॉइंट में कोई चीज है 0.1, तो इसको अपन लिखेंगे 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁻1। अब ये जो 10⁻⁻1 है, इसको क्या बोलेंगे, डेसी। फिर एक आता है सेंटी। अब ये आपको पता है, सेंटीमीटर आपको नहीं पता, भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में अपन बोले तो वो कितना हो गया, 1/100 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ये अपने को पता है, यानी कि इसको लिखें तो 1 × 10⁻²मीटर। अब 10⁻²को भी इन्होंने नाम रख रखा है सेंटी। मिलीमीटर भी आपको पता है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000, 10⁻³ माइक्रो इन जनरली अपने को पता है। मेगा अगर पता है, मेगा 10⁻6 है, तो M4 मेगा, M4 माइक्रो, ये 10⁻⁻6। उसके बाद में नैनो, नैनो N से 10⁻⁹ ठीक है। फिर पीको आता है, फेमटो, एटो, जेप्टो, योगटो, रोन्टो। अब इनमें जितने याद हो जाए ठीक है, ना भी हो तो तुड़ ही ला रहे हैं। इन जनरली जब तक काम आवे बे अपन देखना है, 10⁻⁻12 तक देख लिया, बाकी 10⁻⁻9 तक भी ठीक है। इनमें भी आप देखो तो 1 2 3 है, फिर +3 +3 +3 में चल रहे हैं, 3 6 9 12 15 18 21। तो ये इतना सा है। एक अलग होता है जो जनरली अपने काम आएगा, या आप कहीं देखेंगे ना, वो इसके बीच में इसलिए नहीं लिखा कि ये 3 3 वाले जो आंकड़े हैं वो खराब हो जाते हैं। वो है 10⁻−10, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। ये इसलिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि जब अणु परमाणु और इनकी साइज पे बात करते हैं ना, वो एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, तो वो इनमें चलेगा। बस खैर कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल छोटे मोटे हैं वो आपको देखना है। फिर अपन देखते हैं, आज से क्लास शुरू करते हैं, सिलेबस। तो पहला चैप्टर शुरू होता है, उसमें है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। तो इन्होंने कहा है कि फिजिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यानी कि एक विज्ञान है जो द्रव्य और ऊर्जा और उनके परस्पर अंतःक्रिया या क्रियाओं को देखता है। बस इतना ही है फिजिक्स का डेफिनेशन। फिर अब जब अपन ने देखा द्रव्य और ऊर्जा, तो अपन क्या है कि द्रव्य और ऊर्जा को भी डिफाइन कर देते हैं, और ये पूछा जा सकता है। तो द्रव्य क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि एक भौतिक वस्तु, कोई भी वस्तु जो स्थान यानी कि प्लेस घेरती हो, और जिसमें द्रव्यमान हो यानी कि भार हो, और जो दृश्य ब्रह्मांड का निर्माण करती है। द्रव्य उस चीज को कहेंगे जो जगह घेरे और जिसमें एक द्रव्यमान हो। जगह घेरे मतलब वॉल्यूम हो, उसमें आयतन हो, है ना। और दूसरा अपन कहेंगे कि जगह तो इसने घेर ली, दूसरी बात इसमें भार हो, द्रव्यमान हो। भार द्रव्यमान का रिजल्ट है, वो mg, भार एक बल है, जो अपन ने पहली क्लास में देखा था, है ना। अब ये है कि द्रव्य होता कैसा कैसा है दिखने में, तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है। भाई ऑक्सीजन भी तो द्रव्य है, इसका आयतन है अपना, ये जगह भी घेरती है। फिर लिक्विड में पानी है, देख ही लो, एग्जाम्पल है ये। सॉलिड में घनी चीजें, भाटा है, ये सारी चीजें द्रव्य है। अब जो द्रव्य है उसमें भौतिक गुण भी है और रासायनिक गुण भी है। तो भौतिक गुण क्या चीज होती है,
अपन शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे उसमें देखा था भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुण वो गुण होते हैं जिनको नापने या उनको देखने के लिए, यानी कि उनका मेजरमेंट करने के लिए या फिर उनका ऑब्जर्व करने के लिए आपको उस धातु या उस पदार्थ को, उस द्रव्य को बदलना ना पड़े। केमिकल आइडेंटिटी वही रहे, रासायनिक गुण वही रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर सोना है तो सोने की आप जो भी गुण है वो आपको देखने हैं, लेकिन वो सोना सोना ही रहे, सोने का लोहा ना बन जाए, ये ध्यान रखना है। तो क्या क्या हो सकता है, आप कलर कह सकते हो, कलर एक भौतिक गुण है, आपने देखा सोने का सुनहरा कलर है। अब आपने जब कलर देखा तो ये सोना तो सोना ही रहा, बदला नहीं। दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि भार कितना है इसमें, अब भार तोलोगे तो भी ये नहीं बदलेगा। तो ये होते हैं भौतिक गुण, जिसे किसी पदार्थ की रासायनिक पहचान को बदले बिना। अब रासायनिक पहचान अगर बदल गई मतलब वो चीज ही बदल गई, सोने का लोहा हो चुका है। फिर एक आता है, अच्छा उससे पहले क्या है कि भौतिक गुण भी दो टुकड़ों में आप तोड़ सकते हो, आंतरिक गुण और बाह्य गुण, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, अंदरूनी और बाहरी। दो तरीके से भौतिक गुण होते हैं। अंदरूनी गुण कौन से होते हैं, जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते, चाहे 2 किलो वे चाहे 5 किलो वे गुण बे ही रहे। जिया की रंग, अब सोनो भले 5 किलो है चाहे 10 किलो है, रंग सुनहरा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल रंग, ठीक है। और बाह्य गुण वो होते हैं जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो उसकी अमाउंट पर, जो उसके क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान। अब भार है तो भौतिक गुण, केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर आप सोने का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा द्रव्यमान तो बढ़ेगा ही। तो देखो, अपने को देखना है भौतिक गुण। भौतिक गुण भी दो तरीके के। उसके बाद में रासायनिक गुण होते हैं। आपको किसी पदार्थ के कुछ एक गुण देखने हैं, ठीक बात है, लेकिन उन गुणों को देखने के लिए आपको कुछ दूसरी रिएक्शंस करनी पड़ती हैं, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिनसे वो पर्टिकुलर जो पदार्थ था, जो द्रव्य था, वो किसी और रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है ज्वलनशीलता, इनफ्लेमेबिलिटी। कोई जैसे सोना है, और सोना कितना जल्दी जलेगा ये आपको देखना है, तो अब देख के तो बता नहीं सकते, तुड़ी लगानी पड़ी। और जैसे ही आप सोने को जलाओगे तो फिर वो सोना तो रहेगा नहीं, लकड़ी है, लकड़ी की ज्वलनशीलता देखोगे, तुड़ी बिन लगो लारे राख रे। तो मतलब आप भौतिक और रासायनिक गुण में देखो, तो भौतिक गुण वो गुण है जिनमें केमिकल आइडेंटिटी यानी कि रासायनिक पहचान में परिवर्तन नहीं है, चीज वो की वो ही रह रही है। और रासायनिक गुण वो है जिनमें चीज ही बदल जा रही है, पर आपको मेन चीज का ये समझ आ जाएगा कि ये गुण ये है। समझ रहे हो। उसके बाद में अपन देखेंगे ऊर्जा, क्योंकि फिजिक्स क्या है, ऊर्जा और मैटर, यानी कि अपना द्रव्य और एनर्जी की इंटरेक्शन। तो अब दूसरी चीज ऊर्जा है। ऊर्जा को ऐसे तो अपन ने पहली क्लास में देखा था, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ एक नियम और है, वो अपन देखेंगे। अच्छा, ऊर्जा ना ऐसे तो कई रूप में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत, मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक, साउंड एनर्जी है, ध्वनि, बहुत सारी है। लेकिन बेसिकली अगर इसको देखो ना तो दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो, एक है स्थैतिक, एक है गतिज, काइनेटिक और पोटेंशियल। जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज, वो उसकी गति पर निर्भर कर रही है, जितनी ज्यादा गति उतनी ज्यादा वो एनर्जी रखेगा। और इसको आप दिखाते हो हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एम है द्रव्यमान उस वस्तु का, और वी है वेग, वेलोसिटी। ये इसका सूत्र है गतिज ऊर्जा का।
आपने कभी ये नोटिस किया, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, 50-60 की स्पीड पे आप ले आए और फिर अचानक से उसको न्यूट्रल कर दो। अब आपने जब न्यूट्रल किया तो आप उसको चलाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा तो नहीं दे रहे हैं, पर जैसे ही न्यूट्रल किया तो कौन सी गाड़ी वहां रुक गई? वो कुछ 100-150 मीटर आगे चल के रुकेगी। तो ये जो 100-150 मीटर तक आगे चली है, ये वाली ऊर्जा कहाँ से आई? वो ऊर्जा आई जब आपने उसको 60 की स्पीड पे ले आए, यानी कि V60 हो गया था। और द्रव्यमान आपको पता है, तो आप ये बता सकते हैं कि इस गति पे इस पे कितनी गतिज ऊर्जा है। ये है गति। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिक। स्थैतिक मतलब स्थिति पे निर्भर करती है। किस स्थिति पर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बॉल है, मैंने यहां पकड़ी और मैं छोड़ता हूं तो बॉल नीचे गई। अब ये नीचे जाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा कहाँ से आई? वो जो गई, वो ऊर्जा ऐसे आई कि मैंने उसको नीचे से उठा के यहां तक लाया, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट लाया। तो इसकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसमें ऊर्जा, उसके प्रोपोर्शनल यानी उसके समानुपाती उसमें ऊर्जा स्टोर हो गई। जैसे ही छोड़ूंगा उस ऊर्जा के कारण नीचे जाएगी, अगर हाइट बढ़ा दूंगा तो और ऊर्जा इसमें जो है भंडारण हो जाएगा। तो इसको अपन दिखाते हैं mgh। ये फॉर्मूला है। m हो गया मास, h हो गया हाइट, कितनी ऊंचाई तक ले गए, और किसके विपरीत ले जा रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ये है त्वरण, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, जो कि 9.8, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है, दो चीजें अपन देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा अपन देखेंगे जो आपकी एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस थ्योरी, यानी ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता या तुल्यता का नियम। ऐसे आप देखोगे तो आपको यूं लगेगा कि भैया कुछ तो मुश्किल है, लेकिन आप इनको, मैं फिर वही कहूंगा कि आपने कहीं ना कुछ चीजें पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन उनको रिलेट नहीं किया कभी। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आप ऊर्जा को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि खत्म कर सकते हैं। बस इसका रूपांतरण हो सकता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, या फिर ट्रांसफर हो सकती है एक चीज से दूसरी चीज में आप डाल सकते हो। इन शॉर्ट, अजर अमर है ऊर्जा। ना तो इसका जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है या ट्रांसफर हो सकती है। अब इसको अगर रिलेट करें तो आपने वो एक श्लोक सुना है श्रीमद् भगवद गीता का, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुत। ये क्या कह रहा है? ये यही तो कह रहा है कि जिसको शस्त्र नहीं मार सकते, जिसको जो है आपकी नैनम दहती पावके, ना तो आग जला सकती है, ना शस्त्र मार सकते हैं, ना ये हवा से खराब होगी, ना पानी इसको गला सकता है। ये और क्या कह रहा है? अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, ये जो ऊर्जा है वही आत्मा है। अब जैसे मैं हूं या आप हैं, हम कब तक बोल सकते हैं, हम कब तक चल रहे हैं? जब तक हम में आत्मा है, जब तक हम में ऊर्जा है। जिस दिन ये निकल गई उस दिन सिर्फ देह रह जाएगी, यानी कि सिर्फ अपना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लोग आएंगे, आपको लकड़ी पे डाल के जड़ा के घर, 5-10 दिन का शौक। तो कुल मिला के जो आत्मा है वही तो ऊर्जा है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि आत्मा वही अजर अमर है।
लेकिन आत्मा एक देह से दूसरी देह में जरूर जाती है। यही तो ये श्लोक कहता है। तो ये ऊर्जा को ही तो दिखा रहा है। तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या है? कंजर्वेशन का। अजर अमर है जी, तोड़ सकते ही नहीं हो, ना मार सकते हो, ना उसको पैदा कर सकते हो। इतनी सी बात है। अब जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है एक रूप से दूसरे रूप में, उसके कुछ एक उदाहरण है, और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि केमिकल एनर्जी जो बैटरी में होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बैटरी क्या है? बैटरी ऐसे एक चीज होती है, इसमें एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है, ये अपन ने पढ़ा होगा 10वीं तक। और उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये केमिकल है। अब इन केमिकल्स में कुछ ऊर्जा है, ये अपनी क्रियाएं कर करा के इन कैथोड एनोड पे इलेक्ट्रॉन भेजती हैं। जिस पे इलेक्ट्रॉन भेज दिया वो हो गया आपका कैथोड, यानी कि नेगेटिव। दूसरा पॉजिटिव बन जाएगा और ये आपको बाहर करंट दे देगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये हो गया रूपांतरण आपका केमिकल टू इलेक्ट्रिकल इन बैटरीज। दूसरा ये कहता है कि लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर अपन देखते हैं, इधर आपने तार लगाया, अब यहाँ पे माइक है जो इससे कनेक्टेड है, और बीच में दोनों को बिजली आप दे ही रहे हो। जैसे ही आप माइक में बोलोगे, समझ रहे हो, या फिर गोली मारो माइक को, आप जैसे भी कोई रेडियो या कुछ भी है उसको लाउड स्पीकर से जोड़ दो। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिकल संकेत भेजेंगे, कुछ एक विद्युत के रूप में आपको ये संकेत भेजेंगे, हो जाएंगे लाउड स्पीकर में और आपको वो सुनाई देगा। तो ये जो विद्युत थी ये आपकी बन गई साउंड। तो इलेक्ट्रिकल टू साउंड का ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा है? लाउड स्पीकर कर रहा है। और जो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल था वो कौन कर रही थी? वो बैटरी कर रही थी। तीसरा अपन देखते हैं कि भाई केमिकल एनर्जी है, जो अपन खाना खाते हैं ना, वो एक्चुअली है क्या? केमिकल्स ही तो है, अलग अलग टाइप के। नारियल को पानी है, इलेक्ट्रोलाइट ये है। आप कभी देखना जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है नारियल पानी पियो, क्यों? एनर्जी आएगी। वो इलेक्ट्रोलाइट देंगे आपको, वो केमिकल है, जैसे ही आपके अंदर जाएगा आप में एनर्जी आएगी। तो ये कहता है कि केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी व्हेन इट ब्रोकन डाउन इन द बॉडी। ये आपका है, भोजन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा शरीर में टूटने पर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती। आपने खाना खाया, केमिकल खाए, जैसे नारियल पानी केमिकल पी लिया, वो अंदर गया, अंदर वो कहते हैं ना कि अपने HCl करके एक अम्ल होता है, उससे रिएक्ट किया, फिर जो पानी पिया था वो अलग अलग टुकड़ों में बटा, उसकी अपनी अपनी एनर्जी आई, वो आपके शरीर को मिली, ऊष्मा जनरेट हुई, उससे आपका शरीर काम करने लगा। अभी क्या है, पिछला वीडियो बनाया था उसमें एक कमेंट आया था कि सर जोश नहीं। दो कारण है, एक तो मैं भूखो आयो बिरा, तो बा मारी जकी केमिकल एनर्जी है ना, बा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हुई कौन? ठीक है। और दूसरी चीज आई, देखो एक क्या होता है कि आप बिल्कुल सामने हो और मैं आपसे हथाई कर रहा हूँ, वो ऊर्जा अलग ही होती है। भाई दो मजाक थे करो, दो मैं करूं, मैं एक लो बैठो बैठो थक नहीं हूँ, कैमरे खामो तो हथाई करूं, रात दिन को फर्क है। तो वो जोश थे कदी हम आओ ठंडा पड़ी, थे आ कहो कि भाई जी थोड़ा जोश कम रखो, अरे घणो ही है। और की कहीं है, मैं तो सिंसियर हूँ बन जतो बे चश्मा वश्मा लगा, मैं मतलब मजाक मस्ती में पढ़ाई करने वाला व्यक्ति हूँ, पर आपसे इंटरेक्ट करने के लिए यूट्यूब पे जा रहा है तो फिर थोड़ा लगना चाहिए कि इंसान बहुत ही सिंपल सोबर है। बाकी हंसी मजाक में पढ़ने को मजो अलग है, नहीं? आओ कदी थान जोश दिखाड़ू। उसके बाद में अपन देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत।
मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। देखो, एक ये मैं समझाऊं ना, इससे पहले एक फिर कहानी बताता हूं। अपने पौराणिक जो चीजें हैं उसमें अपन ने, अगर किसी ने महाभारत देखी हो या पढ़ी हो, तो उसमें आपको पता है श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था और उनकी शादी हुई थी रेवती नाम की एक महिला से। वो कैसे हुई थी? अपन क्या इनको सिर्फ कहानियां मान लेते हैं, काल्पनिक कहानियां हैं, क्योंकि यार लोग भविष्य में जा रहे हैं, कोई भूतकाल में जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जब आप जैसे जैसे साइंस आगे जा रही है और उनको रिलेट आप उन कहानियों से करोगे ना, आपको लगेगा यार भाई काल्पनिक इतनी तो हो तो नहीं सकती। जैसे वो कहानी है कि बलराम जी का रेवती से शादी कैसे हुई, ब्याह क्यों हुई। तो कहते हैं कि रेवती के पिताजी, जिनका नाम शायद कुमुद्दी था लेकिन उनको रेवत के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या अपनी बेटी रेवती के लिए एक सुयोग्य वर, अच्छा खासा दुल्हा, जो आरएस वारएस हो आपकी तरह, वो ढूंढ रहे थे। अब उनको मिला नहीं, तो वो कहते हैं यार किस्मत कुछ अजीब लिखी है और ये लिखने वाले हैं ब्रह्मा जी, तो उनके पास चलते हैं। तो वो क्या है कि ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास वो गए तो 2 1 घंटे उन्होंने चर्चा की कि भाई कोई सुयोग्य वर वर कुछ तो बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते कि आप एक काम करो, श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम और वो बिल्कुल योग्य हैं। तो रेवत कहते हैं कि यार ये बलराम कौन है, मैंने तो नाम ही नहीं सुना कभी। कहते सर आप सतयुग में हो। एक्चुअली ये रेवत जी जो थे सतयुग में पैदा हुए थे, रेवत और रेवती। और ब्रह्मा जी ने कहा जब आप पृथ्वी पर लौटोगे ना, तब तक द्वापर युग है। यानी कि आप जब 2 घंटे ब्रह्मा जी के पास चर्चा करने गए, तब तक नीचे तो युग बदल चुके हैं। अब आप एक बार सोचो, क्या ये काल्पनिक है? नहीं। या है? एक बार के लिए काल्पनिक मान लो। अपन फिर इस पे आएंगे, फिर देखना कैसे परिवर्तन हो रहा है। फिर वो नीचे आते हैं, वहां बलराम मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया आप शादी कर लो। फिर वो कुछ और कहानी है कि हल रखते हैं, उसकी हाइट कम करते हैं देवी की, और विवाह संपन्न होता है। लेकिन आप इस कहानी को थोड़ा सा दिमाग में रखना, और अब आप इस चीज को देखना। मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, ये आइंस्टाइन ने ना लगभग 1905 के आसपास दिया था। और तब तक ये माना जाता था कि जो मैटर है, यानी कि द्रव्य है, और जो ऊर्जा है, वो दोनों अलग अलग चीज है, जो कि है ही, अपनी नजर में तो है ही। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि दोनों एक ही चीज है। कुल मतलब कि मास को, द्रव्यमान को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और एनर्जी को आप द्रव्यमान में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन पूर्णतया किसी मास को, द्रव्यमान को पूर्णतया एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसको सी की स्पीड से, यानी कि लाइट की स्पीड से जाना पड़ेगा, पूर्णतया कन्वर्ट करना। अब एक बार आप सोच के देखो, सी की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर है। यूं अगर 0.1 भी गुणा कर दियो नहीं, तो कितनी बड़ी संख्या बनेगी, एक बार आप देखना। इकाई, दाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख किलोमीटर है ये। और अपन जो गणती करेंगे ना, वो ऐसा ही यूनिट में करेंगे, यानी मीटर में। तो वो जो किलो है ना, उसके भी 3 जीरो और डाल दो, ये है मीटर पर सेकेंड। अब आप एक बार देखो, ये कितनी बड़ी संख्या है, और इसका भी स्क्वायर होगा। इसको आप देखो तो ये है 3 × 10⁻8। इसका स्क्वायर कर दोगे तो 9 × 10⁻16। ये इतनी बड़ी संख्या है। अगर मैं कहता हूं कि आपका जो मास है,
किलोग्राम में, मैं कहता हूं गोली मारो 0.00001 kg, सिर्फ इतना। अगर इसको भी इससे गुणा करते हो तो भाई साहब आप देखो, 1 2 3 4 5, 5 इसमें से कम कर दो आप इसकी पावर, तो एनर्जी कितनी आएगी? 9 × 10⁻11 जूल। आप अंदाजा लगा सकते हो ये एनर्जी कितनी ज्यादा है। इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत छोटा मास भी अगर लाइट की स्पीड पे चला गया ना, बहुत शानदार उच्च कोटि की आपको एनर्जी दे देगा। ठीक है, ये जो चीज आइंस्टाइन ने दी थी 1905 में, वो दी थी आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की थ्योरी थी सापेक्षता की। अब वो जो मैंने कहानी कही थी अभी, बलराम जी की शादी, वो इसी से रिलेटेड है। अब मैं इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि डायरेक्टली ये सिलेबस में है नहीं, और बहुत अजीब सी है अंदर घुस के माथा फोड़ी। पर मैं आपको एक चीज जरूर समझाऊंगा, आप देखना एक बार, आपको फिर ये लगेगा कि ये कहानी यार कहीं ना कहीं तो सच है। तो अपन जो डिस्कस करने वाले हैं अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका कि फाइनल आंसर ये है E = mc²। इसी के चक्कर में वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है। अगर बहुत ज्यादा समझ नहीं है गोली मार देना, पर ये सिर्फ इसलिए कि ये इंटरेस्टिंग है। तो इसमें क्या है, कहानी पूरी पूरी यहाँ अटकती है कि मैक्सवेल नाम का एक आदमी था, साइंटिस्ट था। उसने कहा था कि जो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो कांस्टेंट है। मतलब कोई भी कहीं बैठा हो, वो कहीं से भी देखे, लाइट की स्पीड यही आएगी, ये उसने कहा था। अब आइंस्टाइन के कीड़ा ये काटे कि लाइट तो जो है वो रिलेटिव है, स्पीड जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब सापेक्ष है, देखने वाले के नजरिए पे है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप एक गाड़ी में बैठे हो और वो गाड़ी 50 km/s से चल रही, तो आप जब कहते हो कि मेरी गाड़ी 50 km/s से चल रही है, तो वो किस हिसाब से कहते हो? भाई रास्ते में सराउंडिंग आपके आसपास आपका जो भी स्थित एकदम वो जो हिल नहीं रहा है, स्थितिक है, उसको देख के आप कहते हो कि भाई हाँ, इसके सापेक्ष मैं 50 km/s चल रहा हूं। लेकिन यही अगर मान लो सामने से एक 50 km/s से एक गाड़ी आपकी तरफ आ रही, तो ये जो अपन है, अपने को खुद की स्पीड 50 km/s है ये पता है, इसको भी पता है कि मेरी स्पीड 50 km/s है। खुद खुद की नजर में तो ये 50 पे ही है, लेकिन जब मैं इसको देखूंगा कि ये किस स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरे को लगेगा कि ये 100 km/s से आ रहा है, क्योंकि 50 से मैं जा रहा हूं, 50 से वो आ रहा है, टोटल 100 किलोमीटर हो गया है। इसका मतलब स्पीड है सापेक्ष, देखने के नजरिए से मैं कहां बैठ के किसको देख रहा हूं। वही चीज ये है कि आइंस्टाइन को कीड़ा काटा कि जब स्पीड रिलेटिव है, सापेक्ष है, तो आप कांस्टेंट कैसे कह सकते हो। लेकिन मैक्सवेल भी गलत नहीं था, क्योंकि अगर मैक्सवेल गलत हो जाता तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली पूरी की पूरी थ्योरीज है वो गलत हो जाती, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता। हालांकि इस पे अपन बाद में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा बात करेंगे। तो दोनों गलत नहीं है, पर दोनों एक साथ सही कैसे हो? रोड़ा यहाँ अटक गया। मतलब एक कह रहा है कि स्पीड जो है लाइट की वो है कांस्टेंट, नियत, कहीं से भी देख लो, कोई भी देख लो। और आइंस्टीन कह रहा है कि नहीं, ये सापेक्ष है, ये नियत हो ही नहीं सकती। सापेक्ष, रिलेटिव है ये, देखने वाले के नजरिए पे है। तो अब आइंस्टाइन ने इसको बताया। हालांकि अपन दूसरे एग्जाम्पल से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, देखना इंटरेस्टिंग है वैसे ये। अब एक बार आप सोचो, एक ये दो दीवारें हैं कोई, ये एक नंबर आदमी यहाँ बैठा है, ये एक बॉल को उछाल रहा है, ठीक है, ऊपर ले जाता है, और फिर वापस वो बॉल टकरा के नीचे आती है।
तो ऊपर जाके और नीचे आने में मान लो इसने जो टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी जो कवर की, वो एक बार अपन मानते हैं कि इसने 4 मीटर जो है दूरी तय कर ली, और मान लो इस दूरी को तय करने में इसको 2 सेकंड लगे, तो इसकी बॉल जो है वो किस स्पीड से चल रही है, वो चलेगी दूरी बटा समय। मान लो इसको अपन कहते हैं V1, पहले आदमी की, वो आ गई 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही। मान लो अब दूसरा आदमी है, वो यहाँ है, उसके भी सेम ही डिस्टेंस है, यानी 4 मीटर ये ऊपर से ले जाके नीचे ला रहा है, और वो भी 2 सेकंड में ला रहा है। ये आदमी दूसरा है, तो इस दूसरे की भी स्पीड खुद की बॉल की कितनी रहेगी, 4/2, यानी कि इसको कह लो आप V2, वो स्पीड रहेगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक बात है, यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। अब दिक्कत ये आती है कि आइंस्टाइन ने कहा कि भाई अपन स्थिर तो है नहीं, एक दूसरे के हिसाब से घूम रहे हैं, प्लेनेट हैं बहुत सारे हैं, है ना, तो मान लेते हैं कि ये इस तरफ राइट साइड में आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब जब वो आगे चल रहा है और ये अपनी जगह खड़ा है, तो इसको ये बॉल किस तरीके से दिखेगी, वो आप देखना एक बार, समझना। अब ये क्या है, बॉल ऊपर से नीचे तो जा ही रही है, यानी कि ऐसे और ऐसे तो हो ही रही है, ऊपर नीचे, लेकिन साथ ही साथ जब वो इधर चल रहा है तो ये बॉल इधर भी जा रही है ना, उस आदमी के साथ जा रही है 2 नंबर पे। तो इस 1 नंबर वाले आदमी को ये बॉल कैसे दिखेगी कि ये जैसे नीचे से शुरू होती है, फिर ये आदमी यहां आया मान लो इस जगह, तो इसको दिखेगी थोड़ी ऊपर तो उठी है बॉल, लेकिन थोड़ी राइट हो गई क्योंकि वो राइट जा रहा है, फिर ये थोड़ी ऊपर थोड़ी राइट, ये फाइनली ऊपर वाली दीवार तक पहुंचा, फिर इसको दिखेगी कि ये बॉल वापिस नीचे की तरफ जब आ रही है, लेकिन अभी भी आदमी राइट में जा रहा है, तो ऐसे मान लो ये दूसरी दीवार आ गई, ठीक है। इस 1 नंबर आदमी को जब वो चलते हुए 2 नंबर आदमी को देखेगा तो बॉल दिखेगी ऐसे, लेकिन 2 नंबर आदमी तो खुद यहां बैठा है, इसकी नजर में तो अभी भी बॉल ऐसे ऐसे ही ऊपर नीचे ही, तो 2 नंबर की आंखों से तो अभी भी बॉल की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड ही आएगी। ध्यान से सुनना, इस आदमी की खुद की बॉल जो है वो इसकी आंखों में 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन जब इसने देखा पहले आदमी ने, तो इसको बॉल कैसे दिख रही है, वैसे, यूं। अब आप खुद सोचो, एक तो जो इसका पथ है, पाथ, वो ऊपर नीचे था, और एक पाथ है वो ऐसे है, तो दोनों में से लंबा कौन सा है, ऑब्वियसली वो राइट साइड वाला लंबा है। तो अपन ने कहा था कि मान लो जब ऊपर नीचे हो रहा है तो वो 4 मीटर था, तो अब फिर मान लो कि ये 4 मीटर से तो कुछ ज्यादा ही है, फॉर एग्जाम्पल ये 8 मीटर है। पहले वाले की नजर में दूसरे ने 8 मीटर की दूरी तय की है, लेकिन टाइम कितना है, टाइम तो अभी भी 2 ही सेकंड है, वो ऊपर ही नीचे ही हुई है। तो अब पहले वाले आदमी की नजर में, इस आदमी की नजर में जो दूसरे व्यक्ति की बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 8/2 सेकंड, टाइम उतना ही लग रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड, है ना। ये बात समझ आई। और ये तो आइंस्टाइन कह ही रहा था कि स्पीड जो है वो रिलेटिव है देखने में। अब लफड़ा कहां शुरू होता है कि ये जो पहला आदमी है उसकी नजर में, ये देखो, ये ये जो पहला आदमी है उसकी नजर में जो दूसरे आदमी की स्पीड है वो आ रही है 8 मीटर पर सेकंड, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड, क्या 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन मैक्सवेल कहता है कि नहीं, ये 4 होनी नहीं चाहिए, चाहे आप यहां से देखो चाहे उसको स्थितिक अवस्था में देखो, इमोबाइल स्टेट में देखो, दोनों टाइम पे आनी तो 2 मीटर पर सेकंड ही चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है ना। अब न्यूटन कहता है कि यार आप देखो
कि मैक्सवेल भी गलत नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूं, लेकिन स्पीड में फर्क आ रहा है। 4 मीटर पर सेकंड आया, ये कैसे आया? ये आया 8/2 करके, और जो 2 मीटर पर सेकंड आया वो आया 4/2 करके। और दोनों आप ध्यान रखना, पहले आदमी की आंखों से देख रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। अब जब ये दिक्कत चल ही रही है, तो आइंस्टाइन कहता है कि मैक्सवेल सही है, लेकिन मैक्सवेल को और मुझे दोनों को सही करने के लिए क्या है कि ये भी 2 मीटर पर सेकंड आए, क्योंकि ये दो आ रही है और दोनों बराबर होनी चाहिए, मैक्सवेल ये कह रहा है। तो दोनों बराबर करने के लिए क्या है, इस टाइम को बढ़ा के अगर अपन 4 कर दें, 4, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इस बात को समझना, यानी कि पहले आदमी की नजर में दूसरे आदमी की जो डिस्टेंस बढ़ी है, साथ साथ में टाइम भी बढ़ गया है ना। यानी कि उसने वही दूरी 8 मीटर तय करने में अब आपको 4 सेकंड का टाइम ले लिया है। यानी पहले आदमी की नजर में टाइम बदल गया है। यही इसने कहा था आइंस्टाइन ने कि टाइम सापेक्ष है, देखने वाले की नजर पे है। अब आप सोचो, वो बलराम के ससुर जी जो वहां बैठे हैं, उनकी नजर में नीचे जब देखोगे ना, वो तो चाहे वहां 2 घंटे थे, लेकिन नीचे टाइम 4, वो 2 युग बदल के बैठा है। यानी कि टाइम तेज चल रहा है। यही सिस्टम है, इसी को ये रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं। अब इसको अगर, वैसे सिलेबस में इतना है नहीं, पर फिर भी अगर आ जाए तो आपको कहना क्या है, लिखना क्या है कि ये जो थ्योरी है स्पेस और टाइम के सापेक्षतावाद को बताती है। स्पेस और टाइम के रिलेटिवनेस की, रिलेटिविटी की सापेक्षतावाद को बताती है, सापेक्षता को बताती है। और ये जो टाइम है ये एब्सोल्यूट ना होकर रिलेटिव है, सापेक्ष। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं है। 1-2 नंबर में आएगा, लिख देना। और मैक्स टू मैक्स लिखो, तो इसी थ्योरी का आगे चल के रिजल्ट निकलता है जो अपन ने देखा था, E=mc², जिसमें अपन ने कहा था कि बहुत छोटा सा मास भी हो तो बहुत बड़ी एनर्जी उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आइंस्टाइन को क्या पता था कि उसके इतने कीड़े करेंगे, क्या दुरुपयोग किया गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब वही है। इतना सा तो न्यूक्लियर वाला वो जो होता है, मास होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में, है ना, मटेरियल इतना ही होता है, और उसका विनाश देख। खैर, अपन इस पे बाद में बात करेंगे। और सदुपयोग में आप देखो तो न्यूक्लियर एनर्जी है। खैर, अगली क्लास में हो सकता है कि अपन जो है मोशन पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको भी इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।